हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह 20 प्रश्नों पर बात होगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और 20 में से जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। बाल विकास के 20 प्रश्न हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दो चैनल और हैं, स्टडी एरा 95 और हरप्रीत पटेल 95। इन चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको ये चैनल मिल जाएंगे। लिखा है, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये सारे अपने चैनल हैं। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आप लोग 20 में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है हमारा। लिखा है, विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संख्यात्मक व गुणात्मक होता है विकास, निश्चित समय तक होता है, व्यापक अर्थ वाला होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और नैतिक पक्ष शामिल होते हैं। तो डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत है, बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। बिल्कुल, क्या जवाब होगा आपका? विकास के संबंध में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? निश्चित समय तक। डेवलपमेंट जो होता है ये निश्चित समय तक नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत तक चलता है। बाकी विकास जो है संख्यात्मक और गुणात्मक होता है, व्यापक अर्थ वाला होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक और शारीरिक पक्ष इसमें शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसी का उल्टा आपका वृद्धि होता है, अभिवृद्धि होता है। लिखा, रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे सीखना, यह किस प्रकार के अंतरण का उदाहरण है? धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण या द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। मतलब रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे सीखना, यह किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है और आपको जवाब पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आपका ऑप्शन आ चुका होगा, ये होगा आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। कौन सा? शून्य अधिगम स्थानांतरण। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो बाधक बने और ना ही सहायक बनता है, तो आपका ऐसा अधिगम अंतरण जो है शून्य अधिगम अंतरण कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। अधिगम अंतरण के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे समान तत्व का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक दिए थे, सामान्यीकरण का सिद्धांत जो कि CH ने दिया था, सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार और संरचना में परिवर्तन है, यह कथन है रूसो का, स्किनर का, वुडवर्थ का या थॉर्नडाइक का? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार और संरचना में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? बताएंगे आप लोग। मैंने इस पर काफ़ी चर्चा की हुई है। बिल्कुल, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब है, क्या है? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। क्या होगा इसका जवाब? देखिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं सही है। यहाँ पर आपका हरलाक सही है। हरलाक ने कहा था वृद्धि से आशय प्राणी और आकार का संरचना में परिवर्तन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है, वंशानुक्रम का निम्न में से कौन सा नियम नहीं है? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या संबंधित परिवर्तन का नियम, संबंध परिवर्तन का नियम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताना। वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग जो गलत करके आते हैं वो चीज़ गलत होती है। तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, संबंध परिवर्तन का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम नहीं होगा। यानी चौथा ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार सही है। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। विभिन्नता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर के कुछ भिन्न होते हैं। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण आते हैं, ठीक है। और संबंधित परिवर्तन का नियम किससे जुड़ा हुआ है? किसी को पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए, ये जुड़ा हुआ है सीखने के गौड़ नियम से। सीखने के गौड़ नियम कितने हैं? सीखने के गौड़ नियम आपके 5 हैं। और सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। प्राथमिक नियम आपके 3 हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। एक बार मैं आपको बता देता हूँ तत्परता के नियम में क्या था।
देखिए, जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं, अगर हमारी काम करने की इच्छा होगी तो हम उस काम को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने बताया था, मतलब थांडाइक ने बताया था इस नियम में, मान लीजिए कोई एक घोड़ा है, वो एक हार्स है, और उसको देखिए वो खूंटे से बंधा था, और उसको तालाब पर हम ले जाते हैं, काहे के लिए? पानी पीने के लिए। लेकिन जब उसकी इच्छा होगी पानी पीने की, तभी वो पानी पिएगा। इसी प्रकार अगर क्लास में बैठा हुआ बच्चा तभी सीखेगा जब उसकी इच्छा होगी। यही कहता है तत्परता का नियम, मतलब मन की तैयारी से जुड़ा हुआ है तत्परता का नियम। दूसरा नियम था अभ्यास का नियम, मतलब किसी क्रिया को अगर हम लगातार करते रहेंगे तो वह स्थायी रहेगी, अगर नहीं करेंगे तो वह अस्थायी होती है। ठीक है, और इस नियम को, अभ्यास के नियम को, दो भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, ये था इनका दूसरा नियम। और तीसरा नियम है इनका प्राथमिक नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि जो चीज व्यक्ति पर या बालक पर जिस प्रकार का असर डालेगी वह उसी प्रकार से काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। इस नियम को दंड व पुरस्कार का नियम, संतोष व असंतोष का नियम कहा जाता है। दुख व सुख का नियम भी इसे कहते हैं। किसे? प्रभाव के नियम को। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूं। और सीखने के गौण नियम आपके 5 थे। कितने थे आपके? कौन बताएगा कौन कौन से थे? मैं ही आपको बताता हूँ। 5 नियम थे। कितने नियम थे? 5 नियम थे। कौन कौन से थे? बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये आपके गौड़ नियम थे। कौन से? सीखने के। थांडाइक आपके कहाँ के निवासी थे? सभी को पता होगा, थांडाइक आपके अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, और आरएस थ्योरी के नाम से स्किनर के सिद्धांत को जानते हैं, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। और सीआर थ्योरी पावलाव के सिद्धांत को कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से वर्देमर, कोहलर और कोफा जुड़े हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक होगा? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्न में से प्रतिभाशाली बालक कौन होगा। पहला लिखा हुआ है, एक की आईक्यू बतानी है, मतलब आईक्यू निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रतिभाशाली बालक निम्न में से कौन है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA अपान CA, यानी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो हम सीधे हल करेंगे। मानसिक आयु कितना है? 20, वास्तविक आयु 10 है, और गुणे 100। ठीक है, काट देंगे, 2 बार जाएगा यानी 200, इसका आएगा 200। ठीक है, और फिर दूसरा आपका ऑप्शन आता है, देखिए दूसरा लिखा हुआ है, MA कितना है? 7, CA कितना है? 20 गुणे 100। ठीक है, काट देंगे, क्या आएगा? 20 पंचे 100 यानी 35। ठीक है, बड़ा मोटा चल रहा है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं अपने पेन को। देखिए, इसका क्या आया? इसका आएगा 200। ठीक है, इसका आएगा 35। और तीसरा देखते हैं। तीसरा आ रहा है हमारा MA गुणे 20, यहाँ पर मतलब 28 है, और 20 पंचे 100। अब 28 की गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 की गुणा 5 से करेंगे, 5 8 40, 40 का 0, 5 दूनी 10, तो 14, 140। ठीक है, और फिर तीसरा वाला आपका है। तीसरा वाला है, कर लीजिए, 18/25 गुणे 100, 25 चौकू 100, 18 बचे 72, 18 चौकू 72। तो निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली होगा? देखिए, 2 ऑप्शन आपके सही हैं, एक तो पहला और तीसरा, यानी 140 या 135 प्लस जिसकी आईक्यू होती है वो आपका प्रतिभाशाली बालक होता है। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, और सामान्य बुद्धि वाला बालक आपका 90 से 110 के बीच में जिसकी आईक्यू होती है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, बीएन झा का, रूसो का या स्किनर का? कौन बताएगा इसका जवाब? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बीएन झा कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। किसने कहा है? बीएन झा ने कहा है। विकास जो है, विकास एक परिभाषा है, विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, वो कहा है वुडवर्थ ने।
अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। लिखा है प्रकृति बनाम पोषण में प्रकृति क्या है? आनुवंशिकता, वातावरण, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और अगर आप मेरे वीडियोस थ्योरी वाले देखे होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको पता होंगे। अगर आपने थ्योरी का पोर्शन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का पोर्शन नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको बाल विकास का दे दिया जाएगा। प्रकृति बनाम पोषण में प्रकृति आपका क्या होता है? प्रकृति देखिए आपका अपरिवर्तनशील होता है, और ये आनुवंशिकता होता है, यानी आपका पहला और दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। और पोषण जो होता है ये आपका वातावरण होता है। क्या होता है? वातावरण होता है, और ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रकृति जो होता है ये आनुवंशिकता होता है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बाल्यकाल को अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा है। बाल्यकाल को अनोखा काल कोल एवं ब्रूस होगा, यहाँ पे कोल एवं ब्रूस ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता अवस्था बाल्यकाल को रूसो ने कहा है। बाल्यकाल को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था किलपैट्रिक ने कहा है। जीवन का निर्माण काल फ्रायड ने कहा है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? मैंने आपको काफी बार ट्रिक बताई हुई है, और आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। बिल्कुल बताएं आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए, बाल्यकाल को अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम कोलगेट को ब्रश पर लगाकर करते हैं तो हमारा अनोखा काल शुरू हो जाता है। मिथ्या परिपक्वता अवस्था बाल्यकाल को रूसो ने कहा है। क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा। रूसो ने नहीं कहा है, रास ने कहा है। मीठा हमें रास नहीं आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही होगा। बाकी बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक, यहाँ पर बंधात्मक लिखा है, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था किलपैट्रिक ने कहा है, बिल्कुल सही है। जीवन का निर्माण काल बाल्यकाल को फ्रायड ने कहा है, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यह कथन किसका है? रास का, रूसो का, वैलेंटाइन का या किलपैट्रिक महोदय का? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? कोई बताएगा? बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल सही जवाब है, वैलेंटाइन होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि किशोर जो होते हैं वो वैलेंटाइन के दिन अपने प्यार का इजहार करके नाजुक अपराध करते हैं। इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। शैशवावस्था का समय जन्म से 5 या 6 वर्ष माना जाता है, और बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष माना जाता है। अगला आपके लिए प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक निम्न में से कौन है? किलपैट्रिक, वैलेंटाइन, जॉन डीवी, एडम्स। कौन बताएगा इसका जवाब? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक आपके कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका जवाब होगा जॉन डीवी। शिक्षा के 3 ध्रुव 3D टीवी किसने बताया है? जॉन डीवी ने। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एडम्स ने। डमरू में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, इसी वजह से शिक्षा के 2 ध्रुव किसने बताए हैं? एडम्स ने बताए हैं। डमरू में डम की आवाज आती है ना, तो एडम्स ने 2 ध्रुव बताए, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, देखिए शिक्षक जो होता है वो क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है ना, और मध्यस्थ आपका होता है पाठ्यक्रम, और आश्रित होता है आपका शिक्षार्थी। एग्जाम में पूछ लेता है इस पॉइंट को। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 45, 70, 55 या 32 में। बताएंगे आप लोग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलेगा आपको? बिल्कुल जवाब आपका आ जाना चाहिए। अनुच्छेद 55 है या 45 है या 32 है या 70? इसका जवाब होगा आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद क्या होगा? 45 होगा। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें इसका वर्णन मिलता है 45 में कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए जो 6 से 14 वर्ष के हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी मूल अधिकार बना दिया गया है शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में जो है इसको जोड़ा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को। ठीक है, और मूल कर्तव्य 51 के ए में भी जो है ये वर्णन मिलता है। मूल कर्तव्य में भी जो है इसका वर्णन मिलता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। अगला है मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कैटल, अल्फ्रेड बी ने, टर्मन या गिलफोर्ड ने।
मानसिक आय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न और आपको पता भी होगा किसने किया था मानसिक आय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये किए थे हमारे विनय महोदय। कौन? विनय महोदय किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न देखते हैं। लिखा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कारीगर के पास मूर्त बुद्धि होती है, लेखक के पास अमूर्त बुद्धि होती है, मंत्री के पास सामाजिक बुद्धि नहीं होती है, डॉक्टर के पास अमूर्त बुद्धि होती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखते हैं कौन बता पाएगा इसका जवाब। बिल्कुल जवाब आपका सही है, ऑप्शन थर्ड होगा। मंत्री नेता के पास सामाजिक बुद्धि होती है, यहाँ पर लिखा है नहीं होती है, तो यह आपका ऑप्शन प्रश्न के अनुसार क्या होगा? प्रश्न के अनुसार यही वाला ऑप्शन आपका सही है। ये कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मंत्री के पास सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कारीगर के पास मूर्त बुद्धि, लेखक के पास अमूर्त बुद्धि और डॉक्टर के पास अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि क्या होती है? यानी ऐसी बुद्धि जिसमें हम किसी चीज़ को, कोई किसी व्यक्ति को ठोस चीज़ें दे दें और उससे जो है नई चीज़ का निर्माण कर दे, वो मूर्त बुद्धि होती है। जैसे हमारा कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, इंजीनियर होता है, तो उसे कोई भी चीज़ दे दी जाती है, मतलब ऐसे ही दे दिया गया, ईंटा गारा जो कुछ हो दे दिया जाए, लोहा, तो उसको जो है बना करके मकान बना देता है, इंजीनियर है, मिस्त्री अपना। तो ऐसा मूर्त बुद्धि तो ये हो गया। अमूर्त बुद्धि जो होता है वो संवेगों पर आधारित होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा लिखा है बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? हल ने, थ्रस्टर ने, कैटल ने या फिलिप बर्नन ने? बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था तरल ठोस सिद्धांत? ठोस केतली में तरल चाय, यानी कैटल ने दिया था, आरवी कैटल ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। टन का वजन, समूह का वजन टन में होता है। फिलिप बर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का थांडाइक ने दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत आपका किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है सृजनात्मक बुद्धि निम्न में से किसे कहा जाता है? घटकी बुद्धि, अनुभवी बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि? बताएं। सृजनात्मक बुद्धि निम्न में से किसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, अनुभवी बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घटकी बुद्धि को निष्पादन बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये किसने कहा है कि घटकी बुद्धि, अनुभवी बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि के बारे में किसने बात की है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि बुद्धि का है। ठीक है, अगला चिंतन के साधन निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रतिमा, भाषा, समस्या या प्रतिज्ञप्ति? मैंने आपको बताया था चिंतन के 4 साधन होते हैं और नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको बताना है कौन सा नहीं है। बिल्कुल जवाब आपको पता ही होगा और आपका जवाब आ चुका होगा। समस्या, समस्या जो है ये चिंतन का साधन नहीं है, यहाँ पर होगा संप्रत्यय। प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति जो है ये चिंतन के साधन हैं। अगला बहुत ही गजब का प्रश्न है, लिखा निम्न में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण कहते हैं, गिलफोर्ड ने कहा है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, रास ने कहा है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, स्किनर ने कहा है। या चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, गैरट ने कहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना है, स्मृति है। ये गिलफोर्ड ने नहीं, ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है इसको? वुडवर्थ ने कहा है। और स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, रास ने नहीं, ये स्टाउट ने कहा है। किसने कहा है? स्टाउट ने। चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, 17वें का चौथा, कि चिंतन एक प्रकार का दृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, गैरट ने कहा है। अगला है व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, यह कथन है स्किनर, पाउला, गिलबर्ट या रेक्सरॉक का? बिल्कुल बताएं। व्यक्तित्व समाज के, सॉरी, व्यक्तित्व जो है समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, ये किसने कहा है? ये कहा है रेक्सरॉक ने। अगला आपके लिए प्रश्न है पजल वाला, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। शायद हो सकता है मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ आपसे,
लेकिन देखते हैं कौन इसका जवाब बता पाएगा और कौन नहीं बता पाएगा। बताएं आप लोग, बहुत ही शानदार और आसान सा प्रश्न है। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी प्रश्न आपके 2 बाकी हैं, देखते हैं आप लोग 20 में कितने सही करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 5 चौको 20, और 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 7 दूनी 14, और इसमें क्या होगा 8 7 15, 5 या 15। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और 6 पंचे 30, और 30 और 2 में कितना जोड़ेंगे जो 30 आ जाएगा 28। देखिए हाँ, ये तो प्रश्न दोबारा आ गया। कोई बात नहीं, 28 इसका ऑप्शन सही होगा। 28 ऑप्शन नहीं, मतलब इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखा है भय संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति निम्न में से कौन होगी। सभी को पता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और 14 प्रकार के संवेग बताए थे। आपको बताना है भय जो संवेग है इससे जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति होगा पलायन, काम, जिज्ञासा या आत्मगौरव। क्या होगा आपका जवाब, ये होगा पलायन। पहला ऑप्शन सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देवत्व की प्रवृत्ति से पराहम जुड़ा हुआ है, मानवतावादी ईगो से जुड़ा हुआ है, पाशु प्रवृत्ति पराहम से, लिबिडो की अवधारणा ईड से। कौन सा इसमें सही नहीं है बताएंगे आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। बिल्कुल देखिए, देवत्व की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ पराहम है, बिल्कुल सही है। मानवतावादी ईगो से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। पाश्विक प्रवृत्ति जो है ये पराहम से जुड़ा हुआ है या इड से जुड़ा हुआ है, ये आपका इड से जुड़ा हुआ है, यानी इदम से नहीं, इड से जुड़ा हुआ है। इदम से जुड़ा हुआ है, इसको इदम भी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इद, इदम, अहम और पराहम। अगला, लिबिडो की अवधारणा इड से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। और 20 में जितने भी प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।